आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। अभी पॉलिटी का हमारा 10th चैप्टर है, यानी आज का जो चैप्टर है वो 8th क्लास की बुक जो पॉलिटी है उसका आखिरी चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम जो है वो कानून और सामाजिक न्याय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से जो कानून है वो कार्य करता है और किस तरीके से समाज में अपने न्याय को वो किस तरीके से उसको लागू करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और कार्य करने में मजा आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि समाज में कई तरीके से जो है किस तरीके से जो है लोगों का शोषण होता है। ठीक है, जैसे सस्ती चीजों को महंगा बेचना। ठीक है, किस तरीके से दुकानों पर जो चीजें हैं वो सस्ती कीमत पर लाकर और महंगी कीमत पर बेचा जाता है। किस तरीके से आम लोगों का शोषण किया जाता है, गरीबों का शोषण किया जाता है। मजदूरी कम देना, लोगों से जो है कार्य करवाया जाता है और कार्य करवाने के बाद उसको मजदूरी जो है कम दी जाती है। मजदूरों का शोषण करना, यानी उनका जो मेहनताना जो बनता है, जो उनकी मजदूरी बनती है उससे काफी कम उनको पैसे प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं समाज में। इसीलिए लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। ठीक है, इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तरीकों पर अंकुश लगाया जाए, यानी जो उचित तरीके हैं उन्हीं तरीकों से कार्य किया जाए बाजार में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है मजदूरों के साथ, यानी जो मजदूरों की मेहनताना और उनका निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग किस तरीके से उनका शोषण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निजी कंपनियां, ठेकेदार और कारोबारियों को, इनको सबको साथ लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इनका शोषण किया जाता है। तो आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा कमाने की कोशिश करने में जो निजी कंपनियां, ठेकेदार या जो कारोबारी होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और मुनाफे की चाह में वे मजदूरों, जो कार्य करने वाले जो लोग हैं वहां पे जो मजदूर होते हैं, मजदूरों के साथ जो है वो नाइंसाफी करते हैं। ठीक है, कई बार उनका जो हक नहीं देते हैं। यह कानूनी रूप से गैर कानूनी है। ठीक है, ये कानूनन सही नहीं है और ये गैर कानूनी चीजें हैं, क्योंकि मजदूरों को उनका मेहनताना मिलना चाहिए। इसीलिए कानून में न्यूनतम वेतन का प्रावधान है। ठीक है, किसका प्रावधान है? तो न्यूनतम वेतन। हम देखते हैं कि किस तरीके से जब कहीं आप किसी जगह पे, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में कहीं भी काम करते हैं तो वहां पे एक प्रोसीजर होता है कि जो वेतन होगा ना, उस जो वेतन होगा वो वेतन एक जो पर्टिकुलर जो पैसा जो निर्धारित होता है उस पर्टिकुलर पैसे से कम वेतन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन कानूनों के जरिए मजदूर जो है, मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, चीजों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता होते हैं, और जो उन चीजों को उगाने वाले या उन चीजों को बेचने वाले जो उत्पादक जो होते हैं, वो तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें किसी का जो है शोषण ना हो, यानी तीनों को बराबर का ही आप कह सकते हो कि उनको उतना ही लाभ मिले जितना कि उचित है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से देखा जाए तो कानून बना देना ही काफी नहीं होता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि कानूनों का जो पालन है वो ठीक तरीके से हो रहा है, उन जो कानूनों को ठीक तरीके से लागू जो है किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए सरकार को नजर रखना चाहिए कि किस तरीके से जो है चीजें संचालित हो रही हैं, क्या कानून अपना ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो ये सब जो कानून है ना, इन कानूनों का जो जन्म है वो मौलिक अधिकारों से, यानी शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, यानी जो शोषण हो रहा है ना, शोषण से मुक्ति का जो अधिकार है उसके लिए जो है ये जो है इसकी रक्षा करता है ये कानून। ठीक है, दूसरी बात की कम वेतन या बंधुआ मजदूरी पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता।
हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं ना, जैसे कि कई बार जो जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाया जाता है, उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, उनकी जो मेहनताना है, उनका जो वेतन है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, जितने पैसे उनको चाहिए उतने पैसे उनको नहीं मिलते हैं, और पैसे इतने मिलते हैं कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी वो लोग जो है खा सकते हैं, वो लोग कमा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है समाज में किस तरीके से न्याय का संचालन होता है, कानून किस तरीके से बनता है और उसका जो है पालन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने निजी कंपनियों के न्यूनतम वेतन, तो ये न्यूनतम वेतन जो है निजी कंपनियों से रिलेटेड है। निजी कंपनी, ठेकेदार, ठीक है, निजी कंपनी है, ठेकेदार है, इसके अलावा जो है कार्यकारी लोग होते हैं। ठीक है, उनसे ये चीजें जो है रिलेटेड है। ठीक है, मजदूरों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अच्छा, अभी हम एक बात करते हैं कि एक कानून के बारे में कि सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 2016 में संसद ने बाल श्रम यानी प्रतिषेध और विनियमन, ठीक है, अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया कि 14 साल से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों यानी 14 से जो 18 साल के जो किशोर होते हैं ना के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में नियोजन करने पर जो है प्रतिबंध है। यानी ये एक संशोधन करके जो है 1986 का जो कानून बना था उसमें संशोधन किया गया। ठीक है, और जो बात मैंने आपको बताई वो चीजें जो है इस पर लागू होती है, यानी बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध माना जाता है। यानी इस कानून ने उस नियोजन को एक संज्ञेय अपराध बना दिया। अब हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की। ठीक है, आपने ये शब्द सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी। तो ये त्रासदी कब हुई थी? तो ये त्रासदी हुई थी जो हम देखते हैं कि 1984। ठीक है, कब हुई? तो 1984 में। तो 2 दिसंबर की बात है। तो 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की भोपाल गैस त्रासदी लिख देता हूं, 2 दिसंबर 1984। डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारा खेल डेट का ही है। तो आज से 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे जो भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई वो भीषण त्रासदियों में से एक मानी जाती है। तो भोपाल में यूनियन जो कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी जो थी उस कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक जो है बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसानाइड यानी मिक जो गैस थी वो रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है और इसे जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा होता है अगर सीधा सीधा इसके जो चपेट में अगर कोई आ जाए। तो हुआ क्या कि असर लोगों जो इसका असर था ना वो इसके असर से लोगों को खांसी आने लगी। ठीक है, आंखों में जलन होने लगी। ठीक है, 3 दिन में मात्र 3 दिन में कम से कम 8000 लोग मारे गए। 3 दिन में 8000 लोग मारे गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। ज्यादातर लोग गरीब और कामकाजी जो है वो लोग थे जो प्रभावित हुए इससे। आज भी इसकी वजह से काफी लोग बीमार रहते हैं। कईयों को श्वास संबंधी और आंखों से संबंधित जो है विकार हो गए। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका असर आज भी बच्चों में देखने को मिलता है जो बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इसका जो सबसे ज्यादा जो इसका अगर किसी पे असर पड़ा था वो मजदूरों के ऊपर असर पड़ा था, क्योंकि उस फैक्ट्री के आसपास जो है वो मजदूर ही काफी संख्या में रहते थे। ठीक है, और इसकी वजह से जो है उनकी जान माल का जो है नुकसान हुआ। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था।
ठीक है। तो 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया। अगर हम विदेशों में बात करें तो विदेशों में क्या है कि इसके लिए कंप्यूटराइज्ड जो चीजें लगाई गई हैं, अगर थोड़ी सी भी अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो चीजें पता चल जाती है। वो आगे हम बात करने वाले हैं। तो इस घटना में एक मजदूर की, जो पहले जो घटना घटी ना इससे पहले, तो उसमें एक मजदूर की मौत हुई थी। संभलने को तो उस समय संभला जा सकता था, उस समय चीजों को सुधारा जा सकता था, लेकिन नहीं। ठीक है। तो एक मजदूर की उस समय मौत हुई और बहुत से जो है घायल हुए थे। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि यूनियन कार्बाइड दोषी थी, पर अपना दोष मानने से इनकार कर दिया। मजदूरों की ओर से कानूनी लड़ाई में जो है सरकार ने कड़ी लड़ाई लड़ी उनके साथ और दीवानी मुकदमा उन पर दायर किया। ठीक है। हम देखते हैं कि 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा, किंतु मुआवजा जो है 47 हम देखते हैं कि 47 लगभग 47 करोड़ के आसपास उनको मिला और यह जो कारखाना बंद कर दिया गया। ठीक है। लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहां छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से आज भी वहां का पानी दूषित हो रहा है और वहां का जो पीने का पानी आप देख सकते हो कि वहां का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि जो खतरनाक जो केमिकल्स हैं उस पानी में रिसाव के द्वारा मिल रहे हैं। ठीक है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य और सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को भी सजा के लिए, उनकी जो सजा थी ना, सजा के लिए भी आंदोलन चलाया है। अब हम बात करते हैं कि अब इससे एक चीज तो समझ में आती है कि किस तरीके से जो इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं उनका शिकार कौन होता है। तो उनका शिकार होते हैं मजदूर, गरीब मजदूर, वो लोग जो जिनकी पहुंच दूर तक नहीं है, वो बेचारे आम जीवन जीते हैं और आम तरीके से अपनी जिंदगी जो है बसर करते हैं, कमाते हैं और 2 वक्त की रोटी जो है वो खाते हैं। एक मजदूर की क्या कीमत है, क्वेश्चन है। एक मजदूर की क्या कीमत है। ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी को समझने हेतु यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कंपनियां भारत में ही क्यों आती हैं, क्योंकि उनको सस्ती कीमत पर श्रम मिल जाता है। ठीक है। मजदूर होते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए और अपना थोड़ा सा बस कपड़ा लता और रहने के लिए थोड़ी सी सुविधा चाहिए, और वो सस्ते श्रम पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कंपनियां जो ये सोचती हैं कि कीमत कम लगाना है हमको और मुनाफा ज्यादा कमाना है। ठीक है। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अनदेखी होती है। यानी लोग मरे जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको फर्क पड़ता है अपने पैसे कमाने से, पैसे आने चाहिए कहीं ना कहीं से। तो एक मजदूर की क्या कीमत है, आप समझ सकते हैं इस चीज से। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी वर्जीनिया यानी अमेरिका में कि कंप्यूटरीकृत, यानी जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं वहां पे लगाए जाते हैं, कंप्यूटरीकृत चेतावनियां वहां पे लगाई जाती हैं, उन निगरानी में रखा जाता है। ठीक है। निगरानी व्यवस्था वहां पे मौजूद है, इसी वजह से वहां पे इस तरीके की घटना हुई, तो उससे पहले ही उसको जो है इतनी बड़ी त्रासदी उसकी वजह से नहीं हुई और कंप्यूटरीकृत जो चेतावनी होने के कारण वहां पे चीजें संभाल ली गई। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें और क्या है। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कानून बनाना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है, उसको कार्यान्वित करना भी एक तरह की चुनौती है। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करने जो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों का ठीक से जो है सुरक्षा कानूनों को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं। सरकार को भी यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है। यानी सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपनी जान का अपने तरीके से जीवन जीने का, अपनी जान बचाने का हर तरीके का अधिकार जो दिया गया है। ठीक है। तो
ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 का पालन हो रहा है। अच्छा, घनी आबादी से दूर कारखाने बनाने चाहिए। जैसे कि अगर घनी आबादी कहीं पे है तो वहां से कारखाने दूर हो कि किसी तरीके की अगर कोई मिस हैपनिंग भी हो जाए, अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो उससे बचा जा सके, आपके पास समय हो कि आप उससे बच सके। ठीक है। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून होने चाहिए। यानी मजदूर जो काम करते हैं और जो डेली बेसिस पर अपनी जिंदगी जीते हैं उनके जो रक्षा के लिए जो है सख्त कानून होने चाहिए। उनके जान का, माल का, उनकी हर तरीके की चीजों का उनकी रक्षा होना चाहिए। ठीक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। अगला टॉपिक है पर्यावरण की रक्षा हेतु नए कानून। What we see that how the environment is important for us। ठीक है। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। ठीक है। इसको लागू करने वाली व्यवस्था भी कमजोर थी। किसी भी आप देखते हैं कि किसी भी उद्योग की हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की जो खुली जो है छूट मिली हुई है, ठीक है, उसके लिए कोई एक निश्चित कानून नहीं बनाया गया कि आपको किस तरीके से जो है चीजों को जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ना चाहिए या उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। आप देखते हैं कि पानी जहरीला हो जाता है, बड़े बड़े उद्योग है वो अपने पानी गंदा पानी जो है ऐसी आप कह सकते हो नदियों में बहा देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, पानी जहरीला होता है, धीरे धीरे वो जमीन में सोखता है पानी और जमीन का पानी भी जहरीला होता है। तो भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में लाकर खड़ा कर दिया कि उसमें देखा गया कि किस तरीके से जो चीजों की हानि हुई है, सिर्फ इंसानों की जान माल का खतरा नहीं हुआ, वहां पे देखते हैं कि हम पर्यावरण का भी काफी बड़ी मात्रा में जो है पर्यावरण को भी खतरा पहुंचा है। तो इससे लोगों को समझ में आया कि सुरक्षा कितनी आवश्यक है। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने भी काफी मुहिमें चलाई इसको लेके कि किस तरीके से उन चीजों को बैन किया जाना चाहिए, इस तरीके से सिक्योरिटी बिना सुरक्षा के किस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है, तो सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण अधिकारों को जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा मानते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखने और दोषी पर जुर्माना लगाने हेतु कानून और प्रतिक्रिया तय करे। तो हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो उसको अमल में लाना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जान माल की आपकी हानि है, ऊपर से पर्यावरण को खतरा है। पर्यावरण का खतरे का मतलब कि ये सभी के लिए खतरा है। आज नहीं तो कल उसका जो खामियाजा है आने वाले जो पुश्ते हैं, आने वाले जो बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों का उपयोग करना चाहिए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही हमें चीजों के साथ जो है किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करना है, वो हमें सीखना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। कानून तो ठीक है, कानून तो अपनी जगह है, अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून को किस तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए, किस तरीके से लागू करना चाहिए, सरकार का कार्य और सरकार को इसको करना चाहिए। ठीक है। ताकि जो सामाजिक न्याय को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके और सभी को बराबर का अधिकार मिल सके। ठीक है। जैसे हमने बात की कि किस तरीके से बच्चों के साथ जो है 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के साथ किस तरीके से कितने बच्चे, लगभग 40 लाख के आसपास बच्चे हैं जो कार्य करते हैं। तो क्या उनको इस उम्र में काम करने की आवश्यकता है? उनको शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है। अगर इस उम्र में वो पढ़ लेंगे, 14 साल 15 साल 16 साल तक अगर बच्चे पढ़ लेंगे, 10th 12th भी अगर पास कर लेते हैं तो अपने इस लायक तो हो ही जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक वो काम कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता ये है कि उन बच्चों पर ध्यान देना। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कानून और सामाजिक न्याय से संबंधित चीजें थी कि किस तरीके से समाज में किस तरीके से चीजें लागू होनी चाहिए, किस तरीके से कानून लागू होने चाहिए और किस तरीके से सरकार को कार्य करना चाहिए। तो आज का जो चैप्टर था वो 10th चैप्टर था, वो पॉलिटी का ये आखिरी चैप्टर 8th क्लास की बुक का है। ठीक है। इसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू कराएंगे, ज्योग्राफी के बाद फिर हिस्ट्री शुरू होगी। तो अभी के लिए इतना ही, और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपना कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिप्लाई। और हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर और शिक्षा दी जा सके। ठीक है। तो जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक हम किस तरीके से आगे बढ़े। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कुछ चीजें छूटे ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो
हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें वो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है आप देख सकते हैं हमने किस किस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं जो है समाप्त करते हैं और फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।